आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बहुकणीय निकाय का द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र को हमने परिभाषित किया था। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है बहुकणीय निकाय का द्रव्यमान केंद्र, यानी इसमें कणों की संख्या एक से ज़्यादा होगी और उनके लिए हम द्रव्यमान केंद्र की परिकलन करेंगे। कणों की संख्या एक से ज़्यादा होने पर द्रव्यमान केंद्र किस स्थान पर स्थित होगा, इसका भी हम RCM से पता लगाएंगे। आपको चित्र 10.4 में दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम है। चित्र 10.4 में आपको 5 कण दिखाई दे रहे हैं, जिनके द्रव्यमान कितने हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। प्रत्येक कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R1, R2, R3, R4 और R5। O यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है। इसमें कणों की संख्या 5 से ज़्यादा भी हो सकती है और 5 से कम भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा होगी ये निश्चित है। देखिए चित्र 10.4 में एक बहुकणीय निकाय को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कणों की संख्या कितनी है, n है। इस निकाय में स्थित कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3 ... Mn है। इनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश की कौन कौन से है, वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, वेक्टर R4 ... वेक्टर Rn है। मान लीजिए इन कणों के द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश RCM है, जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान कितना होगा, प्रत्येक का मास को जोड़ देंगे, वो क्या होगा, टोटल द्रव्यमान होगा। कैपिटल M बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ... Mn प्रभावी रूप से केंद्रित माना जाता है। आपको इस द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश वेक्टर RCM का व्यंजक निकाय के कणों के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिशों के रूप में प्राप्त करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, वेक्टर RCM का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए कि निकाय के प्रत्येक कण पर आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के बल कार्यरत है। कणों पर आरोपित होने वाले बाह्य बल है F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश ... Fn डैश है। निकाय के प्रत्येक कण पर शेष बचे कणों के कारण आंतरिक बल भी कार्यरत होते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले M1 पहले कण के लिए बात कर रहे हैं। इस पहले वाले कण पर प्रत्येक अन्य M2, M3, M4 और M5, इन सभी के कारण इस पर आंतरिक बल भी क्या है, कार्यरत है। अगर हम मान लें F"ij, यदि विचाराधीन आयुवें कण पर jवें कण के कारण आंतरिक बल का मान है। विचाराधीन मान लीजिए हम किसी एक कण पर प्रेक्षित कर रहे हैं M1 पर, तो इस पर मान लीजिए Fij बल लग रहा है, आंतरिक बल आयुवें कण पर J के कारण लग रहा है। इसको हम निम्न प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं समेशन के रूप में, Fi" बराबर समेशन J बराबर 1 से लेकर के n तक। J बराबर I नहीं हो सकता क्योंकि M1 के पर M1 के कारण बल नहीं लग सकता, F"ij। इसी प्रकार आयुवें कण पर कार्यरत कुल बल का मान कितना होगा, F1 वेक्टर बराबर Fi डैश प्लस Fi" आंतरिक बल प्लस बाह्य बल, ऐसे भी कह सकते हैं। निकाय पर कार्यरत कुल बल F का मान समीकरण 10.13 का निकाय के सभी कणों के बलों से प्राप्त योग इस प्रकार कर सकते हैं। वेक्टर F टोटल कितना होगा, आंतरिक बलों का सभी आंतरिक बलों का योग प्लस सभी बाह्य बलों का योग। इसे हम इक्वेशन नंबर 14 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 14 के द्वितीय पद का मान 0 होगा। क्योंकि यह पद कण समूह के बीच पारस्परिक बलों का योग है, जो कि हमेशा 0 होता है। तो 0 कौन सा बल है, समेशन I बराबर 1 से लेके n तक F1 डबल डैश बराबर 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
वेक्टर एफ बराबर समेसन आई बराबर आई से एन तक, यहाँ एफ आई डैश। समीकरण नंबर 15 ये प्रदर्शित करती है कि निकाय पर परिणामी बल वेक्टर एफ समस्त कणों पर कार्यरत बाह्य बलों के योग के बराबर है। और न्यूटन की गति का दूसरा नियम से हम जानते भी हैं कि कणों की संवेग में परिवर्तन की दरों का सदिश योग आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर dp बटा dt, p के स्थान पर mi vi, पहले के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, तीसरे के लिए 3 3, चौथे के लिए 4 4 हम लगाते जाएंगे। तो वेक्टर f बराबर समेसन i बराबर 1 से लेके n तक mi d2r i बटा dt स्क्वायर, क्योंकि vi क्या होता है? dr बटा dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो वेक्टर एफ बराबर क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे, डबल डेरिवेटिव को, समेसन आई बराबर 1 से लेके एन तक, और एम आई आर आई, कैपिटल एम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि एम आई क्या है? कैपिटल एम है। एम आई का मान कितना लिखा था हमने? m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 m n तक, सभी का योग कितना है? m। जैसा कि आप पूर्व में जान चुके हो कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो एवं सभी कणों पर लगने वाले बल का समग्र प्रभाव द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा हो। अतः वेक्टर एफ बराबर m d2r cm बटा dt स्क्वायर। समीकरण नंबर 16 और 15 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 16 और 15 को हम एक साथ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का LHS बराबर है तो RHS के बराबर RHS होगा। m d2r cm बटा dt स्क्वायर बराबर m d स्क्वायर बटा dt स्क्वायर समेसन i बराबर 1 से n m1 r1 बटा कैपिटल M। या हम RCM का अगर मान निकालना चाहिए तो RCM को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ओर m से m कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर बटा dt स्क्वायर से d स्क्वायर बटा dt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर 1 से n mi ri बटा कैपिटल M। या RCM ऐसे भी लिख सकते हैं, हम समेसन को हटाएंगे, 1 से लेके n तक मान लिखते जाएंगे, m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 डॉट डॉट डॉट, अगर n कण हो तो mn rn तक चले जाएंगे, अपॉन कैपिटल M यानी सभी द्रव्यमानों का समेसन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डॉट 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 mn। ये इक्वेशन नंबर 19 आई है। ये इक्वेशन नंबर 19 एक बहुकणीय निकाय में मूल बिंदु O के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का मान निकाय के कणों के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिशों के रूप में व्यक्त करती है। RCM इक्वेशन नंबर 19 नोट करें। अगर दो कण हो तो हम RCM को किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी? RCM इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी, RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2। अगर दो कण हो तो ये इक्वेशन इस प्रकार चेंज हो जाएगी। तीन हो तो m3 r3 तक। ये न्यूमेरिकल हल करने के लिए आप नोट करें। बहुकणीय निकाय के द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतरण, ये अगला टॉपिक है हमारा, कार्तीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। मान लीजिए कि द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक x y z है, cm लगा देंगे, सेंट्रल ऑफ मोशन xcm ycm और zcm है। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश rcm को कार्तीय निर्देशांकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है, RCM बराबर i कैप xcm प्लस j कैप ycm प्लस k कैप zcm। किसी भी कण को हम इस प्रकार लिख सकते थे। हम छोटी कक्षा में ऐसे कक्षा 12 और 11 में लिखते थे, 3 i कैप, कोई एग्जाम्पल लेकर मैं लिख रहा हूँ 4 j कैप प्लस 5 k कैप। यहाँ पर 3 4 5 क्या है? 3 तो है x कोऑर्डिनेट, 4 है y कोऑर्डिनेट क्योंकि साथ में j कैप लिखा है, और 5 क्या है? 5 है z कोऑर्डिनेट क्योंकि साथ में k कैप लिखा है। i कैप लिखा हुआ है इसका मतलब वो उसका x कोऑर्डिनेट है, j कैप लिखा हुआ है उसका मतलब वो इसका क्या है? y कोऑर्डिनेट है, और k कैप साथ में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? वो उसका z कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है। RCM को ऐसे लिख सकते हैं,
आई कैप एक्स सी एम प्लस जे कैप वाई सी एम प्लस के कैप जेड सी एम। यदि निकाय में स्थित कणों के कार्तीय निर्देशांक क्रमशः x1, y1, z1, x2, y2, z2 और तीसरे के लिए x3, y3, z3 है, चौथे के लिए x4, y4, z4 है और nवें कण के लिए xn, yn और zn है। तो इन कणों के स्थिति सदिश निम्न प्रकार लिख सकते हैं। वेक्टर r1 को आप ऐसे लिख सकते हैं i कैप x1 j कैप y1 प्लस k कैप z1। वेक्टर r2 को इस प्रकार लिख सकते हैं i कैप x2 j कैप y2 प्लस k कैप z2। nवें सदिश के लिए हम nवें स्थिति सदिश के लिए किस प्रकार लिख सकते हैं i कैप xn प्लस j कैप yn प्लस k कैप zn। इक्वेशन नंबर 19 से हम जानते हैं RCM का मान क्या आया था, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट 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 mn/rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कार्तीय निर्देशांक पत्ती में। RCM के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, RCM के स्थान पर लिख देंगे हम i कैप XCM प्लस j कैप YCM प्लस k कैप ZCM। यहाँ पे k कैप है बराबर m1 के स्थान पर तो m1 है, r1 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे i कैप x1 प्लस j कैप y1 प्लस k कैप z1। m2 के स्थान पर तो m2 ही रहेगा और r2 के स्थान पर प्लस यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं प्लस m2, r2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं i कैप x2 प्लस j कैप y2 प्लस k कैप z2। और nवें निर्देशांक के लिए mn द्रव्यमान हो गया, x i कैप xn प्लस j कैप yn प्लस k कैप zn बटा समेशन ऑफ मास। LHS और RHS की तुलना करने पर हमें द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक प्राप्त होंगे। LHS और RHS की हम तुलना करें, LHS और RHS की अगर हम तुलना करेंगे तो XCM बराबर क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 mn xn। LHS और RHS की तुलना कौन सी इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, हम इसी इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। अगर हम LHS और RHS की तुलना करें, अगर हम ऐसे कह दें कि i कैप के गुणांकों की तुलना करें तो बाईं साइड में तो i कैप का गुणांक क्या है, XCM है। दाईं साइड में i कैप का गुणांक क्या है, एक तो है m1 x1, दूसरा क्या है, अगर अगला पद हम लिखते तो m2 x2, तीसरा पद हम लिखते तो m3 x3, चौथा पद हम लिखते तो m4 x4। अगर हम nवां पद लिखेंगे तो mn xn बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। इसी प्रकार j कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो YCM कितना आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस mn yn प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डॉट 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 mn yn बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। इसी प्रकार ZCM तीसरे गुणांकों की तुलना करेंगे, दोनों में यहाँ पे k कैप है, k कैप और k कैप दोनों की तुलना करेंगे, दोनों में k कैप की तुलना करेंगे तो बाईं साइड में तो हमारे पास आएगा ZCM और दाईं साइड में हमारे पास आएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। ये है कार्तीय निर्देशांकों के लिए आपको तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं और उसका डेरिवेशन अलग से याद करना है। न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं उपरोक्त इक्वेशन के LHS और RHS की तुलना करने पर। दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र, आइए अगले हेडिंग लगाइए, द्रव्यमान केंद्र का वेग या द्रव्यमान केंद्र की गति का व्यंजक।
द्रव्यमान केंद्र की गति के से संबंधित हम व्यंजक स्थापित करेंगे। जिस प्रकार हमने RCM स्थापित किया उसी प्रकार हम VCM स्थापित करेंगे। देखिए, हम बहुकणीय तंत्र पर अगर विचार करें जिसमें कणों की संख्या 1 से ज़्यादा है और n तक है और इनके द्रव्यमान कितने हैं, m1 m2 m3 डॉट 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 mn है तथा एक निश्चित मूल बिंदु O के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश r1 r2 डॉट 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 rn है। मान लीजिए कि इन कणों पर आरोपित बाह्य बलों का मान f1 डैश f2 डैश f3 डैश डॉट 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 fn डैश है। समीकरण 19 के अनुसार अगर इस बहुकणीय निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM है तो उसका व्यंजक कितना है, RCM हम स्थापित कर चुके हैं, m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट डॉट mn rn अपॉन m। RCM का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो ही हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे हमें VCM का मान प्राप्त होगा। RCM का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी d/dt लगा देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे इसका, d/dt RCM बाई साइड में आ जाएगा, दाईं साइड में 1/m हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में m1 बाहर dr1 बटा dt प्लस m2 dr2 बटा dt डॉट 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 mn बाहर drn बटा dt। यहाँ drcm बटा dt क्या है, द्रव्यमान केंद्र के वेग को निरूपित करता है तथा dr1 बटा dt dr2 बटा dt drn बटा dt क्रमशः m1 वे m2 वे m3 वे या mn वे कणों के द्रव्यमानों के मूल बिंदु O के सापेक्ष वेग होंगे जिन्हें v1 v2 v3 डॉट 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 vn से निरूपित किया जा सकता है। अतः VCM क्या होगा, 1/m बाहर निकाल लेंगे, ये तो m1 और dr1 बटा dt1 पहले कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग v1 प्लस m2 dr2 बटा dt दूसरे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग v2 mn और nवें कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग vn। VCM बराबर, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये लिखने का फॉर्मूला है, 1/m बाहर निकाल लीजिए और समेशन में I का मान देखिए 1 से लेके n जा रहा है, यहाँ पे 1 से लेके n लिख दीजिए और ब्रैकेट में mi vi चल रहा है, यानी इसको हम I के स्थान पर बारी बारी से 1 रखें, 2 रखें, n रखें तो ऊपर वाली इक्वेशन अपने आप आ जाती है, आप चेक करें। यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो वेक्टर VCM क्या होगा, 0, क्योंकि मूल बिंदु पर सभी कणों के वेग का मान क्या होता है, 0। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, आप अलग से नोट करें, यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो उस समय उसका वेग VCM का मान क्या होगा, 0 होगा। ये एक द्रव्यमान केंद्र की विशेषता भी होती है। देखिए, अगर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 डॉट 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 mn vn बराबर क्या हो, 0 हो, यहाँ पर v1 v2 v3 डॉट 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 vn सभी कणों के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेगों के सदिश गुणनफल है। द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर या तो रेखीय संवेग होंगे और रेखीय संवेग के सदिश योग का मान 0 होगा, जिसका मान हमेशा 0 होगा। अगर हमारा सदिश मूल बिंदु पर स्थित हो तो उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु के सापेक्ष कणों का कुल रेखीय संवेग हमेशा 0 होता है। समेशन I बराबर 1 से n mi vi का मान 0 होगा। यहाँ पर vi क्या है, द्रव्यमान केंद्र का आयुवें कण का वेग सदिश है वेक्टर v। अगर इसका डबल डेरिवेटिव करें यानी वापिस पुनः इसका अगर अवकलन करें तो डबल डेरिवेटिव इस प्रकार आएगा, d/dt ऑफ VCM, यानी जो VCM आया है VCM का सिंगल डेरिवेटिव करें या जो RCM आया है उसका डबल डेरिवेटिव करें, क्योंकि RCM का डबल डेरिवेटिव ACM हो जाएगा, सदिश का डबल डेरिवेटिव त्वरण, और वेलोसिटी का अगर सिंगल डेरिवेटिव करें तो वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव भी त्वरण होगा। d/dt ऑफ VCM बराबर 1/m बाहर निकालेंगे, m1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकालेंगे, dvn बटा dt प्लस m2 बाहर निकालेंगे dv2 बटा dt। इसी प्रकार चलते जाएंगे ये सीरीज, और nवें कण के लिए mn dvn बटा dt। बाई साइड में हम dvcm बटा dt को हम acm लिख सकते हैं, क्योंकि d/dt ऑफ v तो a है ही, और cm सेंट्रल मोशन के लिए हम cm लगा सकते हैं 1/m, और प्रत्येक के लिए हम अलग अलग लिख देंगे वेग का मान, m1 के कण के लिए m1
और वे त्वरण का मान a1। दूसरे कण के लिए द्रव्यमान m2 और त्वरण का मान a2। तीसरे कण के लिए इसी प्रकार m3 a3, nवें कण के लिए mn an। या ACM क्या आ जाएगा, समेशन के रूप में 1/m बार और समेशन में i का मान 1 से लेके n तक, और पूरी की पूरी सीरीज देखिए ब्रैकेट में MA के फॉर्म में चल रही है, यानी M1 A1 M2 A2 इसी सीरीज चल रही है, तो MI AI। यहाँ पर समेशन i बराबर 1 से n MI AI निकाय के कणों पर लगने वाले कुल बल का व्यंजक है। ध्यान रहे कि इस व्यंजक में iवें कण का त्वरण कितना है, A1 है। किसी बहुकणीय निकाय के प्रत्येक कण पर शेष बचे हुए कणों के द्वारा आंतरिक बल भी कार्य करता है। क्योंकि हमने निकाय में 5 कण मान रखे हैं, अगर हम पहले कण को विचाराधीन कण माने तो दूसरे कण M2 के कारण M1 पर, M3 के कारण M1 पर, M4 के कारण M1 पर और M5 के कारण M1 पर, लेकिन M1 के कारण M1 पर बल नहीं लगेगा, शेष अन्य कणों के कारण इस पर बल का मान लगेंगे। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें कहता है कि निकाय के कणों के बीच लगने वाले कुल आंतरिक बलों का योग 0 होगा, यानी समेशन F = 0। समेशन F के स्थान पर MI AI भी लिखेंगे। जो ही हम MI AI लिखेंगे टोटल बल का मान आंतरिक बल के बराबर होगा और उसका योग 0 होगा। ACM बराबर 1/F और F यहाँ पर कौन सा है, बाह्य बल है। F1 प्लस F2 प्लस F3 टोटल बल का मान अपॉन M। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों के सदिश योग में निकाय के कुल द्रव्यमान का भाग देने पर प्राप्त होता है। जो ही हम इक्वेशन 33 को देखिए, इक्वेशन 33 से हमें स्पष्ट हो रहा है कि किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गतिक व्यवहार करता है कि मानो कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसी एक ही केंद्र पर स्थित हो और सभी बाह्य बलों का परिणामी बल भी उसी पर कार्यरत है, F बाह्य पर। यदि निकाय पर कार्यरत बाह्य बलों का परिणामी मान 0 हो तो F एक्सटर्नल बराबर 0, या तो त्वरण का मान क्या होगा 0 और VCM बराबर क्या होगा, नियत। अर्थात निकाय पर कार्यरत बाह्य बलों का सदिश योग क्या होगा, 0 होगा और द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा नियत रहता है। यदि प्रारंभ में द्रव्यमान केंद्र स्थिर अवस्था में है, यानी प्रारंभ में अगर द्रव्यमान केंद्र के लिए VCM 0 है, तो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में ही रहेगा, भले ही उस पर कितना भी बाह्य बल क्यों न लगे या निकाय के विभिन्न कण अपनी स्थिति क्यों न बदल ले। बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र उसी चाल से उसी दिशा में गति करता रहेगा। यहाँ द्रव्यमान केंद्र की स्थिति तथा वेग आंतरिक बलों के कारण कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। सिर्फ ऐसा बाह्य बलों द्वारा ही संभव है। यदि आप किसी प्रक्षेपे की बात करें तो प्रक्षेपे की गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत परवलय गति पर ध्यान केंद्रित करें तो प्रक्षेपे के उड़ान के दौरान विस्फोटित हो जाता हो तो भी प्रक्षेपे का द्रव्यमान केंद्र अविस्फोटित प्रक्षेपे परवलय के अनुदिश ही होगा। जैसे किसी प्रक्षेपे का पथ ये है और इस प्रक्षेपे पर कोई m द्रव्यमान का ये कण है, यह उड़ान होने के उच्चतम बिंदु पर आने से पूर्व ही अगर विस्फोटित होकर के 2 भागों में बंट जाए तो भी इसका द्रव्यमान केंद्र है वो अपरिवर्तित ही रहेगा, क्योंकि प्रक्षेपे का विस्फोट आंतरिक बलों के कारण हुआ है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करता हुआ कोई बम हवा में अगर फट जाए तो उसके विभिन्न अवयव कण भले ही एक दूसरे से अन्य रास्तों पे चले जाए, लेकिन उनका द्रव्यमान केंद्र हमेशा ही उसी स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर पहले विस्फोटित होने से पहले था। MVCM बराबर समेशन I बराबर 1 से लेके n MIVI। यहाँ पर MVCM कितना है, M1V1। ये समेशन में I का मान रख देंगे 1 से लेके n तक। सबसे पहले I बराबर 1 रखें, बाद में 2 रखें, बाद में 3 रखें, बाद में n रखें, प्लस M3V3 तक। MVCM पूरा देखिए, M1V1 क्या है, संवेग है, M2V2 भी संवेग है, तो MNVN तक क्या है, टोटल संवेग है। टोटल संवेग होता है P। यहाँ P निकाय के कणों के रेखीय संवेगों का सदिश योग है। 34 में ये प्रदर्शित है कि निकाय या कणतंत्र का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान और तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये सिद्ध करना भी है हमें।
द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM शून्य होने निकाय के कणों का कुल रेखीय संवेग शून्य होगा। शर्त क्या है? जब निकाय के कणों का वेग कुछ भी क्यों न हो। अगला है बहुकणीय निकाय की गतिज ऊर्जा। निकाय वही लेना है जो हमने पहले लिया है। एक बिंदु लेना है हमें सेंट्रल मास द्रव्यमान केंद्र, और दूसरा हमें अन्य कोई कण लेना है। इस कण का नाम आयुवा कण है। इसका मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश V1 है और द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश VCM है। और पहले के द्रव्यमान केंद्र और दूसरे कण के बीच में वेग है V1 डैश। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।